नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश, जिला आगरा। आगरा जिले के थाना क्षेत्र बरहन के गांव कटका में 1 सितंबर एक न, 1 सितंबर सॉरी 1 दिसंबर, नॉट 1 सितंबर, 1 दिसंबर 2024 को एक लड़का जिसका नाम अजीत था वो थाने पर उपस्थित हुआ। उसके साथ गांव के 2-3 लोग थे। थानाध्यक्ष को उसने ये बताया कि मेरे पिताजी राम प्रेमी ये 29 तारीख को गांव में आए थे, गांव कटका में जो बरहन थाना क्षेत्र में था, जहां उनकी ननिहाल है और ननिहाल में उन्हें प्रॉपर्टी मिली हुई है। ननिहाल में और तमाम हम लोगों के रिश्तेदार रहते हैं। तो वहां वो आए थे 29 तारीख को, लेकिन 29 तारीख से उनका कोई पता नहीं लग रहा है। बहुत जगह ढूंढा गया, उनका कोई पता नहीं लगा और उनका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। पुलिस ने 1 तारीख को फौरन 1 दिसंबर को उसकी गुमशुदगी लिख ली। उसे ये पूछा कि आप कहाँ रहते हैं और आपको कैसे ये पता लगा। तो पता ये लगा कि राम प्रेमी और उनका ये लड़का अजीत ये मुरैना के खरका गांव के रहने वाले थे और राम प्रेमी सिकरवार बरहन के कटका गांव में इनकी ननिहाल थी और ननिहाल की प्रॉपर्टी इनको मिलने के कारण वहां इनके परिवार के तमाम लोग भी रहा करते थे। ननिहाल के रिश्तेदारों के अलावा इनके परिवार के लोग भी वहां पर रहा करते थे। उन्होंने ये बताया कि हमारे भतीजे तेजवीर ने हम लोगों को फोन करके ये बताया कि चाचा आए थे यहाँ पर 29 तारीख को दोपहर में 11 बजे। लोगों से उन्होंने बातचीत की थी और उसके बाद फिर वो अचानक कहाँ चले गए हम लोगों को इस बात का पता नहीं लग रहा है। शाम को हम लोगों ने ढूंढना शुरू किया क्योंकि उनका खाना बना हुआ था और खाना खाने का समय हो रहा था, लेकिन उनका कुछ पता नहीं लगा। उनको गांव में आसपास लोगों के घरों में ढूंढा गया, वो जहां जा सकते थे वहां भी पता किया गया, लेकिन उनका कोई पता नहीं लगा। इस पर तेजवीर ने अजीत को फोन करके ये बताया कि तुम तुरंत चले आओ। पिताजी यानी चाचा राम प्रेमी, अजीत के पिताजी और तेजवीर के चाचा राम प्रेमी 2 दिन से वो पता नहीं कहाँ हैं। उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा है। भागकर राम प्रेमी का लड़का अजीत गांव में आया। गांव में पता किया तो लोगों ने बताया कि हाँ 29 नवंबर को वो यहाँ आए थे और कई लोगों से उन्होंने मुलाकात की। ये भी वहाँ पर लोग सब जानते थे कि राम प्रेमी पैसे वाले थे और वो गांव में जब आते थे तो लोगों को जब पैसे की ज़रूरत जिनको रहती थी वो उनसे संपर्क करते थे और वो ब्याज पर पैसे दिया करते थे, यानी साहूकारी का भी काम करते थे। और महीने में लगभग हर महीने के बाद वो इसके ब्याज का पैसा वसूलने के लिए गांव में आया करते थे। खैर, पुलिस ने अपनी जांच शुरू की, गुमशुदगी की। गांव में गए, गांव से लोगों से बातचीत की तो गांव में लोगों ने बताया कि साहब अब ये नहीं समझ में आ रहा है किसने ऐसा किया होगा, लेकिन चूंकि ये ब्याज पर पैसा बांटते थे और हर महीने मूलधन तो नहीं लेकिन ब्याज लेने के लिए वो गांव में आते थे। अब पता नहीं क्या पैसा कितना बकाया था और किस वजह से किसके यहाँ वो चले गए या कहाँ गायब हो गए, ये बताना बहुत कठिन है। खैर, जो भतीजा था, भतीजे ने बताया उसको, तेजवीर ने पुलिस को बताया कि साहब मुझे पता है कि वो गांव में किसको किसको पैसा देकर गए हैं या कौन कौन उनको ब्याज का पैसा महीने के बाद जब वो आते हैं तो देता है। तेजवीर ने
तेजी दिखाई और 2, 4, 6 जो ब्याज पर पैसा लेने वाले थे उनको भी बुलाने लगा। हर 10-15 मिनट में तेजवीर बिल्कुल जैसे ना गला फाड़ फाड़ के रोने भी लगता था। कहता था कि मुझे बहुत मानते थे और मेरे साथी थे, खाना बनवा रखा था, पता नहीं कहाँ चले गए, मैं उनको खाना खिलाने के लिए परेशान था। और लगे हाथ अजीत को वो हर आधे घंटे में ये समझाया करता था कि परेशान मत हो, पिताजी मिल जाएंगे। अच्छा, ये सब चीजें वो पुलिस के सामने कर रहा था। तो भतीजे तेजवीर की इन हरकतों को देखकर पुलिस को थोड़ा संशय हुआ कि लड़का उतना नहीं रो रहा है, लड़का उतना नहीं चिल्ला रहा है, लेकिन भतीजा कितना गला फाड़ फाड़ के रो रहा है। बिल्कुल शांत हो जाता है, अचानक उसे ध्यान आता है, रोने लगता है और फिर पूरी तेजी दिखाता है कि साहब ब्याज वालों को से बात करिए, वो फलाने से बात करिए, वो ठिकाने से बात करिए, किसी ने अपने घर में बंद कर रखा होगा। इस तरह की बातें वो पुलिस के सामने, जैसे वो ड्रामेबाजी टाइप की बातें वो करने लगा। पुलिस को उसकी इस हरकत को देखकर थोड़ा अचंभा हुआ और पुलिस को ये लगा कि हो सकता है इसको भी कोई जानकारी हो कि आखिरकार वो कहाँ रखा हुआ है या कहाँ बंद किया गया है या किससे उसकी अदावट है। बहरहाल जब पुलिस को ये बात अटपटी लगी तो पुलिस ने सीडीआर इसकी मंगवाई और उससे देखा तो ये पता लगा कि अंतिम बातचीत राम प्रेमी की उसके भतीजे तेजवीर से ही हुई थी। पुलिस ने पूछा कि भाई ये तुमसे बातचीत हुई थी, आखिर कौन सी ऐसी बात थी जो अंतिम बात तुमसे ही हुई और उसके बाद से उनका पता नहीं लग रहा है। तो फिर वो आए बाएं दाहिना बायां ऊपर नीचे भांति भांति के किस्से कहानी, क्योंकि जिस चीज का जवाब नहीं होता तो झूठ बोलने के लिए या एक झूठ को प्रोटेक्ट करने के लिए 1000 झूठ बोलने होते हैं। और तब इस तरह के झूठ बोलने वाले को अगर सामने पुलिस हो तो वो फौरन भांप जाती है कि ये झूठ बोल रहा है। बहरहाल पुलिस उसे थाने पर उठा ले गई। बार बार यही पूछती थी कि अंतिम बातचीत तुम्हारी क्यों हुई और क्या हुई, इस बातचीत के बाद फिर वो तुमको कहाँ मिले, फिर उनसे क्या बातचीत हुई। एक ही सवाल को बार बार रिपीट करने में कई बार उसके उत्तर अलग अलग थे। बस यही शंका का कारण हो गया। पुलिस ने फिर, जैसा मैं हमेशा बताता हूं, कि पुलिस फिर अपने पर आ गई। जब कई कंट्राडिक्शन उसके बयानों में, शुरुआत में तो उसने पूरा ऐसा दिखाया पब्लिक को भी, गांव वालों को भी और पुलिस को भी कि उसे बड़ा कष्ट है अपने चाचा के मरने पर, और तरह जैसे वो कैसे विधवा विलाप करना, बात बात पर करने लगना, बात बात पर छाती पीटने लगना, और इस तरह का जो उसका ड्रामा था वो करता रहा। और उस समय उस पर लोगों को लगता ये रहा कि शायद हो सकता है इसका बड़ा अच्छा संबंध है, उसको बहुत मानता रहा हो मृतक, इसलिए वो इस तरह की हरकत कर रहा है। लेकिन जब पुलिस ने उसके बाद के कि कितने बजे तुमसे बात हुई, बात होने के बाद कहाँ मिले, कब तुमने ढूंढना शुरू किया, कब से ये पता लगा, तो पता लगा कि ये बात इसने रात से शुरू की कि खाना बनकर तैयार है, वो मिल नहीं रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, मोबाइल स्विच ऑफ है। गांव वालों ने ये बात बताई कि रात में 10 बजे के आसपास इसने ये गांव में हल्ला करना, चिल्लाना शुरू किया था। बहरहाल जब पुलिस अपने पर आ ही गई तो फिर सच्चाई से बहुत दूर नहीं रह गई पुलिस। थोड़ी देर में ही वो बिल्कुल टूट गया और फिर कहा कि मैं सारी बातें बताता हूँ। और उसने ये बताया कि उसने अपने साथियों के साथ राम प्रेमी की हत्या कर दी थी। पुलिस ने भतीजे और उसके दोस्त वीरेंद्र, विजय और उस महिला को, एक महिला भी इनके साथ थी, इन सबको पकड़ लिया तो सारी बातें खुलकर सामने आ गई। दरअसल वो अपने ननिहाल जब आता था तो वहाँ हर महीने ब्याज के पैसे वसूलने आया करता था
और 2-3 दिन रुकता था। जिसके दरवाजे गया उनका साहब कल देंगे, किसी ने कहा परसों देंगे, तो रुक जाता था। और उसी गांव की एक महिला से उसके अवैध संबंध थे। और सोने पर सुहागा ये कि उसी महिला से भतीजे रामवीर के भी संबंध थे। रामवीर जब भी चाचा उनके आते थे तो वो इसी ताक में रहता था कि वो कब इस महिला के यहाँ पहुंचते हैं। कोशिश उसने बहुत की कि कुछ वीडियो टाइप की चीज मिल जाए ताकि चाचा को ब्लैकमेल किया जाए, और तेजवीर को भी काफी पैसा ब्याज पर राम प्रेमी ने दे रखा था, तो ये पैसा हमारा माफ हो जाएगा। लेकिन उसे लगा कि जब ये उसका प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उसने फिर यही दिमाग में लगाया कि इसको रास्ते से हटाना बहुत जरूरी है। अगर रास्ते से नहीं हटाया गया तो ये बात कभी न कभी खुलेगी कि मेरे भी उस महिला से संबंध हैं। महिला ने भी यही कहा कि ये महीने में 2-3 दिन आते हैं, परेशान करते हैं, तुम यही हो। और वही फिर पैसा खर्च करने वाली बातें हैं। राम प्रेमी बहुत पैसा खर्च करता था उस महिला से। जब पैसा वसूलने आता था तो उसका एक बड़ा हिस्सा वो उसको देकर जाता था। तेजवीर ने ही हत्या का प्लान बनाया। उसने पहले से तय कर रखा था कि राम प्रेमी को हम बुलाएंगे कि यहाँ लोगों से मेरी बातचीत हो गई है, चले आइए और आपका ब्याज का पैसा मिल जाएगा। और इसी बीच उस महिला से भी कहा कि जब वो ब्याज का पैसा वैसा अपना कलेक्ट कर ले तो उसे फोन करके बुला लेना। अगर नहीं आता है तो मुझे बताना, मैं उसको फोन करके तुम्हारे यहाँ के लिए कह दूंगा। महिला ने कहा कि नहीं मैं फोन करूंगी, वो तुरंत आ जाएंगे, लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि तुम सब लोग यहीं पर इकट्ठा रहो। न मेरे अकेले बस की बात है कि हम उसको कब्जा कर पाएंगे, न शायद तुम्हारे अकेले की बात है कि तुम उसका कुछ बिगाड़ पाओ। बहरहाल ये सारे दोस्त वीरेंद्र, विजय और भतीजा तेजवीर ये उस महिला के यहाँ छिपकर बैठ गए। रात में 10 बजे के आसपास, दिन में, ये बात दिन की है, दिन में 11 बजे के आसपास जब वो आया, लोगों से पैसा वैसा वसूला, तो वो सीधे महिला ने फोन किया। महिला का फोन उसने उठाया नहीं, क्योंकि वो स्वयं ही बिना फोन के ही उसके घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही पहले से मौजूद इन 3 लोगों ने लपक कर पकड़ लिया और गला दबाकर उसे मार डाला। मारने के बाद 10 घंटे तक उसकी बॉडी को वो लोग घर में ही छिपाए रहे। रात के होने का इंतजार किया, और जब रात हो गई तो उसे वहां से ये तीनों लोग, महिला समेत 4 लोग, उसे लेकर पास के खेत में गए, गहरा गड्ढा खोदा और गड्ढे में मिट्टी ढक के उसी में दफन कर दिया। पुलिस ने जब ये पूरी बात पुलिस को जब तेजवीर ने ये पूरी बात बताई तो पुलिस ने उन लोगों की निशानदेही पर ही, यानी उनके बताने पर ही लाश को रिकवर कर लिया और महिला समेत इन 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आज की घटना देखिए, देश भर में बैंकिंग सेवाओं में बहुत सुधार हुआ है। गांवों में ग्रामीण बैंक खुल गए हैं, माइक्रो फाइनेंसिंग की तमाम सुविधाएं हो गई हैं, एजेंट्स उसके गांव में हर ग्राम पंचायत में हैं कि आपको जो पैसा निकालना है, जमा करना है, लोन जो 5,000 10,000 का छोटा लोन जो मिलना है, वो जो माइक्रो बैंकिंग के सहायक हैं वो आपका काम कर देते हैं। और लोन लेना भी अब पहले से बहुत आसान हो गया है। पहले लोग बैंक के लोन के चक्कर में इसलिए नहीं पड़ते थे कि बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती थी, शहर में जाना पड़ता था, और फिर कब उसको अदा करना है, कौन लेने आएगा, कौन फिर पैसा जमा करने आएगा, इन झंझटों से वो गांव के जो साहूकार होते थे उनसे उधार का पैसा ले लेते थे और कई पीढ़ियों तक उसका कर्ज चुकाया करते थे। लेकिन अब जबकि ये बैंकिंग सेवाएं अच्छी हो गई हैं और लोन लेना बहुत आसान हो गया है, इसके बाद भी ब्याज पर पैसा देने और लेने का चलन
कम नहीं हुआ है, बिल्कुल कम नहीं हुआ है। आप अगर अपने अगल बगल भी निगाह डालेंगे तो आपके मोहल्ले में, गांव में, आसपास, आस पड़ोस में ये कर्ज, उस पर ब्याज पर पैसा देने वाले साहूकारों की कोई कमी नहीं मिलेगी। अच्छा, इनकी एक बड़ी पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक होती है, इनका इंटरेस्ट या इनका ध्यान मूलधन पे नहीं रहता। ये नहीं कहेंगे कि हमारा पूरा पैसा वापस करो, ये सिर्फ ब्याज के चक्कर में रहते हैं। ब्याज अगर 2 महीने 3 महीने का इकट्ठा हो गया तो कभी कभी कई महीने का ब्याज मूलधन से ज़्यादा हो जाता है, लेकिन वो ब्याज के लिए ज़्यादा परेशान रहते हैं, इसलिए भी कि मूलधन बना रहेगा तो हम इससे ब्याज वसूलते रहेंगे। मूलधन भी अगर ये दे देगा तो फिर हम कहाँ, किससे ये ब्याज वसूला करेंगे। तो बहरहाल वो जो है, जो साहूकार है या जो सेठ है या जो कर्ज देने वाला है, या तो ये वसूली के लिए स्वयं जाते हैं या जाते थे, या फिर ब्याज की वसूली के लिए गुंडे पालते हैं, मुस्टंडे पालते हैं कि जाओ फलां के यहाँ से, और वो बही लेकर चलता है कि तुम्हारा इतना हुआ, तुम्हारा इतना हुआ, तुम्हारा इतना हुआ। कहीं कहीं तो एक पीढ़ी का लिया हुआ मूलधन और ब्याज अगली 3 पीढ़ियां उसे चुकाती हैं, 4 पीढ़ियां चुकाती हैं, लेकिन न तो ब्याज चुका पाती हैं और न ही मूलधन दे पाती हैं। जब ये रकम बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये इस तरह के साहूकार और उनके दबंग लोग उसका घर भी बिकवा देंगे या स्वयं ले लेंगे कर्जा माफ करने के लिए, जमीन बिकवा देंगे, गहने बिकवा देंगे। और ये पुरानी फिल्मों में आप देखते होंगे जब जीवन साहूकार का रोल किया करता था कि ब्याज नहीं दे पा रहे हो तो बहू की इज्जत लूटता था, घर बिकवा देता था, झिड़क देता था, खराब बातें करता था, बहुत ही खराब व्यवहार हुआ करता था। वो डिपिक्शन है फिल्मों में उस जमाने में साहूकारों का, जो कर्ज पे पैसा बांटते थे। आपको हर इलाके में, चाहे ग्रामीण इलाका हो चाहे शहरी इलाका हो, इस तरह के साहूकार मिल जाएंगे जो ब्याज पर पैसा चलाते हैं। ब्याज पर पैसा चलाने वाला ही उसे कहा जाता है कि साहब ये ब्याजू पैसा चलाने वाले हैं, इनका धंधा सिर्फ यही है, इनको कोई काम नहीं है, कोई इनकी फैक्ट्री नहीं है, बस पैसा दिया और ब्याज से पूरे घर का खर्चा चलाते रहते हैं। ये अब तो जब से ये तनख्वाह ऑनलाइन ट्रांसफर होने लगी बैंक अकाउंट में, तब से ये गुंडई थोड़ा कम हुई है। वरना एक ज़माना था जब रेलवे में, नगर निगम के दफ्तरों में, या जहां ज़्यादा संख्या में काम होता था, कंस्ट्रक्शन की साइट पर मुंशी के टेबल के सामने जहां तनख्वाह दी जाती थी, कैश में मिलती थी तनख्वाह, हम लोगों के ज़माने तक ये सब कैश में तनख्वाह मिला करती थी। मुझे अपनी भी पहली तनख्वाह या शुरू के 4-5 सालों में तनख्वाह कैश में ही मिलती थी, ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं हुआ करते थे। तो जहाँ जहाँ तनख्वाह मिलती थी वहाँ ये कर्ज वसूल करने वाले गुंडों की भीड़ रहा करती थी। कैश के काउंटर से वो बेचारा अपनी तनख्वाह लेकर 10 कदम भी पीछे नहीं चलता था कि उसको रोक कर और वो कर्ज का पैसा, वो ब्याज का पैसा उनसे ले लेते थे। अगर 10,000 या 8,000 उसकी तनख्वाह है तो 5,000 पहले वो साहूकार को देता था, बाकी 5,000 लेकर पूरे महीने का काम करे, और नहीं तो फिर से कर्ज, उन्हीं से कर्ज लेगा वो। तो अब जब से ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो गया, कब उसके खाते में आ गया इन लोगों को पता नहीं, फिर वो डराते हैं, धमकाते हैं। और अब तो ये नया चलन भी है कि पैसा खाते में अगर ट्रांसफ़र हो गया है तो पासबुक कहाँ है, पासबुक हथिया लेंगे, छीन लेंगे, झगड़ा करके ले लेंगे, और फिर पासबुक को लेके साथ में बैंक में जाएंगे और कहेंगे कि हमारा पैसा इतना वापस करो, तुमको तनख्वाह मिल चुकी है। लेकिन अब पहले के जैसा वो गुंडई जो वेतन के काउंटर पर होती थी वो नहीं होती है। मृतक राम प्रेमी ने ननिहाल में ही अपने बहुत पैसा ब्याज पर बांटा था और हर महीने ब्याज लेने आता था। महिला से संबंध थे, इसी बहाने आता था, 2-3 दिन रुकता था। और वही है कि
कोड़ में खाज ये हुआ कि उसी महिला से उसके भतीजे का भी, सगे भतीजे का भी संबंध हुआ था। और फिर दोनों ने मिलकर ये प्लान किया कि इसके कर्जे के पैसे वापस करने से और इसके बार बार उस महिला के यहाँ जाने से मुक्ति कैसे मिल सकती है। और फिर इसी प्लान के तहत उसकी हत्या करने का प्लान इन लोगों ने बना लिया, क्योंकि जब भी वो पैसा लेने आता था बाकी लोगों से भी वो सख्ती से बात करता था, क्योंकि उसे पैसा वसूलना होता था। लेकिन इस अपराध में जो आज जिसका मैंने वर्णन किया है, इसमें भतीजे की असली खुन्नस ये नहीं थी कि चाचा उनके आके गांव भर को तंग करके और पैसा वसूल के ले जाते हैं। उसकी असली खुन्नस थी कि वो जिस महिला से उसके अवैध संबंध थे तेजवीर के, उसी से उसके चाचा के भी संबंध थे। देखिए, अब तो मेरी ये समझ में नहीं आता है कि लोग इस तरह के साहूकारों से या व्यक्तिगत ऐसे लोगों से जो सेठ हैं, जो ब्याज पर पैसा देते हैं, आखिरकार ब्याज के पैसों का लेन देन क्यों पर्सनल व्यक्ति से किया जाता है। क्योंकि अब साहूकारी के दिन लग गए हैं। पहले साहूकारी के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लाइसेंस भी दिया करते थे, लेकिन अब ये सब बातें खत्म हो गई हैं और साहूकारी के दिन जो पहले थे अब वो दिन लग गए हैं। मत पड़िए इन साहूकारों के चक्कर में। इतने बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं कि आप आसानी से वहाँ से लोन पर पैसा ले सकते हैं, और साहूकारों के हाथ अपना धन और जीवन दोनों मत गिरवी रखिए। ये ठीक नहीं है, बदल रहा है ज़माना। मत पड़िए इन लोगों के चक्कर में, ये आपका सब कुछ लूट लेंगे और आपकी पीढ़ियों को भी हमेशा सताएंगे। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।